मोगली का बचपन। सियोनी की पहाड़ियों पर शाम की गर्म धूप पड़ रही थी। भेड़ियों का पिता दिन भर सोने के बाद उठा था। उसने अपने शरीर को खुजलाया, एक लंबी सी जम्भाई ली और अपने पंजों से नींद भगाने के लिए बारी बारी से उन्हें पूरी तरह से फैलाया। भेड़ियों की माँ अपने 4 छोटे छोटे कुनमुनाते हुए बच्चों को बड़े प्यार से निहार रही थी। चांद की रोशनी से उनकी गुफा का मुंह चमक रहा था। भेड़ियों का पिता बड़बड़ाया, ओह, फिर से शिकार पर जाने का वक्त आ गया। वो जैसे ही ढलान की ओर चलने लगा तभी एक झबरेले दुम वाले छोटे से जानवर ने उसका रास्ता काटा और बड़बड़ाया, हे भेड़ियों के सरदार, तुम्हारा दिन अच्छा बीते। तुम्हारे बच्चों के मजबूत और पैने दांत हों ताकि उन्हें इस संसार में कभी भी भूखे ना रहना पड़े। ये और कोई नहीं बल्कि तबाकी जूठन चाटने वाला सियार था। भारत के भेड़िए उससे घृणा करते थे क्योंकि वो हमेशा ऊल जलूल हरकतें करता था, बेसिर पैर की बातें करता था और गांव के कबाड़ से कचरा खाता था। साथ में वे उससे डरते भी थे क्योंकि तबाकी पर अक्सर पागलपन का दौरा पड़ता था और तब वह पूरे जंगल में आतंक मचा देता था। तबाकी के पागल हो जाने पर बाघ भी उससे डरकर छिप जाता था। ऐसा माना जाता था कि किसी भी जंगली जानवर के लिए पागलपन से बुरी बात हो ही नहीं सकती थी। हम इंसान इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं लेकिन जानवर इसे दीवानगी कहते हैं। भेड़ियों के पिता ने अन्य भाव से कहा, जाओ अंदर जाकर देख लो, तुम्हें शायद ही कुछ खाने को मिले। तबाकी ने जवाब दिया, हो सकता है कि एक भेड़िए के लिए कुछ भी न हो, लेकिन मेरे जैसे नीच प्राणी के लिए एक सूखी हड्डी भी किसी भोज से कम नहीं। अरे हम गीदड़ कौन होते हैं अधिक की इच्छा रखने वाले। वो झपट के गुफा के पीछे गया जहां उसे एक हिरण की हड्डी मिली जिस पर थोड़ा सा मांस लगा था। वो वहीं बैठकर हड्डी को चटखाने का मजा लेने लगा। वो अपना मुंह चाटते हुए बोला, भैया खाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे बच्चे कितने सुंदर हैं। देखो तो उनकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। इतनी कम उम्र में भी ये कितने रौबदार लगते हैं। किसी ने सही कहा है कि राजा के बच्चे शुरू से ही शक्तिशाली लगते हैं। अपने बच्चों की बड़ाई सुनकर भेड़िए के माँ बाप जरा भी खुश नहीं हुए बल्कि बेचैन लग रहे थे। तबाकी को पता था किसी भी माँ बाप को हमेशा ये डर सताता है कि कहीं उनके बच्चे को नजर न लग जाए। तबाकी मन ही मन अपनी शरारत पर खुश हुआ जा रहा था और ऊपर से शांत दिखने का ढोंग कर रहा था। फिर उसने व्यंग से कहा, तुम्हें पता है, शेर खान ने शिकार की जगह बदल दी है। अगली पूर्णमासी तक वो इन्हीं पहाड़ियों में शिकार करेगा। जरा संभल कर रहना। शेर खान एक बाघ था जो 20 मील की दूरी पर वाइंगगा नदी के पास से कहा, जंगल के कानून के हिसाब से उसे इस बात का कोई हक नहीं है कि बिना चेतावनी दिए वो अपने शिकार का इलाका बदले। वो तो मीलों दूर तक अन्य जानवरों को डरा देगा। और यह मत भूलो कि आजकल तो मुझे 2 प्राणियों के लिए भोजन जुटाना पड़ता है। इसी बीच भेड़ियों की माँ भी धीरे से बोली, उसकी माँ बिना वजह ही उसे लंगड़ा नहीं कहती थी। वह तो जन्म से ही एक पैर से लंगड़ा है, इसलिए वह हमेशा मवेशियों को ही मार पाता है। वाइंगगा के गांव वाले उससे बहुत गुस्सा हैं और अब वो यहाँ के गांव वालों को तंग करने आ गया है। जब वो यहाँ से चला जाएगा तो गांव वाले इस जंगल का कोना कोना छान मारेंगे। जब वे घास में आग लगाएंगे तो हमारे बच्चों को जान बचाकर भागना पड़ेगा। इसके लिए तो हम हमेशा शेर खान के आभारी रहेंगे। तबाकी ठिठोली करने के ख्याल से बोला, मैं तुम्हारी तरफ से उसे धन्यवाद कह दूंगा। उद्धरण चिन्ह। भेड़िए का पिता गुस्से में बोला, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ और अपने मालिक के साथ शिकार करो। आज के लिए तुमने हमारा फन नुकसान कर दिया। बाकी ने आराम से कहा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें नीचे झाड़ियों में शेर खान की दहाड़ सुनाई देगी और मैं तुम्हारी सलाह का ध्यान रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। भेड़िए के पिता ने कान लगाया तो उसे नीचे घाटी से एक बाघ की गुस्से और हताशा से भरी गुर्राने की आवाज सुनाई दी, जैसे उसे अभी तक कोई शिकार न मिला हो और उसे इसकी जरा भी परवाह न हो कि सारा जंगल उसकी हताशा को जान जाएगा। भेड़िया बड़बड़ाया, मूर्ख कहीं का, उसे ये भी पता नहीं है कि शिकार पर जाते समय शोर नहीं मचाना चाहिए। उसे क्या लगता है, इस जंगल के हिरण भी वाइंगगा की भैंसों की तरह मंद बुद्धि वाले हैं?
भेड़ियों की मां ने कहा, वो ना तो हिरन ना ही भैंसों का शिकार करेगा बल्कि मनुष्य का शिकार करेगा। अब तक हताशा वाली गुर्राहट एक मीठी दहाड़ में बदल चुकी थी जो चारों दिशाओं से आ रही थी। यह वैसा कोलाहल था जिससे लकड़हारे और जिप्सी घबरा जाते हैं और कभी कभी जान बचाकर भागने के चक्कर में सीधे शेर के मुंह में चले जाते हैं। भेड़िए के पिता ने कहा, क्या बात करती हो? क्या जंगल में कीड़े मकोड़ों की कमी हो गई है जो वो हमारे इलाके में मनुष्य को बिना कारण किसी को मारने की अनुमति नहीं देता है? इस कानून के मुताबिक कोई भी जानवर मनुष्य का शिकार नहीं कर सकता। वो केवल तभी किसी मनुष्य का शिकार कर सकता है जब वो अपने बच्चों को शिकार का प्रशिक्षण दे रहा होता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपने दल के शिकार के इलाके को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि सभी जानवर जानते हैं कि ऐसा करने से जल्दी ही गोरे लोग हाथियों पर सवार होकर और बंदूकों से लैस होकर आते हैं और उनके साथ सैकड़ों की तादाद में तांबई चमड़ी वाले लोग भी होते हैं जिनके हाथ में मशाल, ढोल और भाले होते हैं। ऐसा होने पर जंगल के हर जानवर को घोर दुख झेलना पड़ता है। जानवर आपस में ये बात भी करते हैं कि मनुष्य सबसे कमजोर प्राणी है और ऐसे प्राणी को छूना भी उचित नहीं है। वे ऐसा भी कहते हैं, जो कि काफी हद तक सच है, कि एक आदमखोर जानवर के कीड़े पड़ते हैं और उसके दांत झड़ जाते हैं। इस बीच बाघ की दहाड़ और तेज हो चुकी थी और वह बड़ी तेज गर्जना के साथ खत्म हुई जैसे कि बाघ ने किसी पैर आक्रमण किया हो। उसके बाद एक ऐसी दुख भरी कराह सुनाई दी जैसे शेर खान ने सब कुछ खो दिया हो। भेड़िए की मां ने कहा, लगता है वह चूक गया। पता नहीं क्या था। भेड़िए का पिता कुछ दूर दौड़ कर गया और उसने शेर खान के बड़बड़ाने की आवाज सुनी और उसे झाड़ियों में लुढ़कते हुए देखा। भेड़िया गुर्राते हुए बोला, इस मूर्ख को कौन समझाए कि लकड़हारे के अलाव में कूदने से नुकसान ही होता है। उसने अपना पैर जला लिया है, तबाकी भी उसके साथ है। भेड़िए की मां के कान खड़े हो गए, लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। में सरसराहट हुई और भेड़िए का पिता कंधे झुकाकर जवाबी हमले के लिए तैयार हो गया। इसके बाद बड़ी ही अनोखी घटना हुई। भेड़िए ने बीच में ही यह जानने की कोशिश की कि वो किस पर कूद रहा है। इसके बाद उसने अपने आप को रोकने की कोशिश की। परिणामस्वरूप वो हवा में ही 4-5 फीट ऊपर उछल गया और ठीक वहीं पर गिरा जहां से उसने छलांग लगाई थी। वह तेजी से चिल्लाया, देखो, मनुष्य का बच्चा। उसके ठीक सामने एक मनुष्य का बच्चा खड़ा था। उसने एक नीची झुकी हुई डाल को पकड़ा हुआ था। तांबई रंग की चमड़ी वाला वह नंग धड़ंग बच्चा बस इतना ही बड़ा था कि कोई सहारा लेकर डग भर सके। उसके जैसा नाजुक और खूबसूरत जीव कभी भी उस गुफा में नहीं आया था। उसने भेड़िए के पिता को देखा और कौतूहल भरी हंसी हंसा। भेड़िए की मां ने कहा, क्या कहा? मनुष्य का बच्चा? मैंने पहले कभी नहीं देखा। लाना इधर। भेड़िए अपने बच्चों को मुंह में दबाकर इधर उधर ले जाने में इतने माहिर होते हैं कि वे एक अंडे को भी तोड़े बिना कहीं भी ले जा सकते हैं। इसलिए जब भेड़िए के पिता ने उस बच्चे को मुंह में दबाकर अपने बच्चों के बीच छोड़ा तब उस बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आई। भेड़िए की मां ने कहा, कितना छोटा है, कितना नाजुक है, लेकिन कितना साहसी लगता है। तब तक वो बच्चा भेड़िए के शावकों के बीच में घुसा जा रहा था ताकि उनकी खाल की गर्माहट पा सके। अरे वाह, वो तो हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाह रहा है। शायद ही कोई भेड़िया होगा जिसके बच्चों में मनुष्य का बच्चा भी शामिल हो। भेड़िए के पिता ने कहा, मैंने ऐसे किस्से कई बार सुने हैं लेकिन हकीकत में नहीं देखा है। देखो तो उसकी चमड़ी पर एक भी रोया नहीं है। मैं तो बस एक हल्की सी थपकी से इसे मार सकता हूँ, लेकिन इसकी आंखों में जरा भी खौफ नहीं दिखता है। तभी गुफा में आती हुई चांदनी में बाधा पड़ गई क्योंकि शेर खान अपने बड़े से सिर और कंधों को गुफा के द्वार में घुसेड़ना चाहता था। उसके पीछे तबाकी चीत्कार कर रहा था, मेरे आका, वो यहीं आया होगा। भेड़िए के पिता ने अपना गुस्सा छुपाते हुए कहा, महान शेर खान की जय हो। खान ने कहा, मेरा शिकार इधर आया है। एक मनुष्य का बच्चा इस तरफ ही आया है। इसके माँ बाप मुझसे डरकर भाग गए हैं। इसे मेरे हवाले कर दो। भेड़िए के पिता को याद आया कैसे शेर खान ने लकड़हारे के अलाव में अपना पैर जला लिया था और गुस्से में था।
लेकिन उसे ये भी पता था कि गुफा का मुंह शेर खान के कंधों और पंजों के लिए बहुत छोटा था। उसकी हालत वैसे आदमी की तरह थी जिसे किसी तोप की नली में कुश्ती लड़ने के लिए छोड़ दिया गया हो। इसलिए भेड़िए का पिता निश्चिंत था। भेड़िए के पिता ने कहा, भेड़िए आजाद होते हैं। वे अपने दल के सरदार का ही आदेश मानते हैं। वे किसी ऐसे वैसे धारीदार जानवर का आदेश नहीं मानते जो मवेशियों को मारता हो। यह मनुष्य का बच्चा हमारा है। इसे मारना है या जिंदा रखना है, इसका निर्णय हम करेंगे। तुम कौन होते हो निर्णय लेने वाले? मैं बड़े बड़े भैंसों का शिकार करता हूँ, और तुम्हारी उस तंग गुफा में मुझे अपने ही शिकार के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। तुम्हें शेर खान की ताकत का अंदाजा नहीं है? बाघ की गर्जना से पूरी गुफा गूंजने लगी। भेड़ियों की मां अपने शावकों के पास से उठी और झपटकर शेर खान के सामने डट गई। अंधेरे में चमकती उसकी हरी हरी आंखें शेर खान की अंगार जैसी आंखों पर टिकी थीं। मैं रक्षा बोल रही हूँ। सुन लंगड़े, यह मनुष्य का बच्चा मेरा है। मेरा मतलब मेरा। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वो इसी दल के साथ खेलेगा, बड़ा होगा और शिकार करेगा। और यह भी सुन ले कि एक दिन वो तुम्हारा भी शिकार करेगा। वो एक दिन तुम्हारा यानी कीड़े मकोड़े खाने वाले का अंत कर देगा। तुम्हें पता है कि मैं भूखे जानवरों का नहीं बल्कि हटे कट्टे सांभर का शिकार करती हूँ। जा लंगड़े, अपनी माँ के पास चला जा। अपने पैर जलाने का बाद तो तुम और भी अपाहिज हो गए हो, भाग जाओ। भेड़ियों का पिता मंत्रमुग्ध होकर ये सब देख रहा था। उसके मन में बीते दिनों की याद ताज़ा हो गई जब उसने 5 भेड़ियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा में रक्षा को जीता था। उसका नाम रक्षा ऐसे ही नहीं पड़ा था। शेर खान भेड़ियों के पिता का मुकाबला तो कर सकता था, लेकिन भेड़ियों की माता का नहीं। उस समय भेड़ियों की मां के पास स्थान की बढ़त थी। वो आखिरी दम तक लड़ सकती थी। इसलिए शेर खान भी धीमे से गुर्राते हुए पीछे हट गया। जब वो सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया शेर होता है, मैं देख लूंगा कि इस मनुष्य के बच्चे को पालने के बारे में दल की क्या राय होती है। यह मेरा शिकार है और आखिर में यह मेरा ही निवाला बनेगा। धिक्कार है तुम जैसे झबरेली दुम वाले चोरों पर। शेर खान के जाने के बाद भेड़ियों की मां धम से अपने बच्चों के पास बैठ गई। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। भेड़ियों के पिता ने गंभीरता से कहा, शेर खान सच ही बोल रहा है। इस बच्चे को हमें दल के पास ले जाना होगा। क्या फिर भी तुम उसे अपने पास रखोगी? भेड़िए की मां ने जवाब दिया, क्या मतलब है? ये बच्चा जिस हाल में हमारे पास आया था और तनिक भी नहीं डरा। उसने मेरे एक बच्चे को किनारे करके अपने लिए जगह भी बना ली। वो लंगड़ा कसाई इसे मारकर वाइनगंगा की ओर भाग जाता। उसका बदला लेने के लिए गांव वाले हमारी बुरी हालत कर देते। इसे मैं जरूर रखूंगी। देखो कैसा पिल्लू जैसा दिखता है। ओह, कितना प्यारा है। इसे मैं मोगली के नाम से बुलाऊंगी। समय आने पर यह शेर खान का शिकार करेगा और उससे बदला लेगा। लेकिन इस पर दल क्या कहेगा? जंगल का कानून कहता है कि जब कोई भेड़िया शादी करेगा तो उसे अपने दल से अलग रहना होगा। लेकिन जब भी उसके बच्चे चलने फिरने लायक हो जाएंगे तो उसे उन्हें दल की सभा में लेकर आना होगा। इससे दल के दूसरे सदस्य उन्हें आसानी से जान लेंगे। दल की सभा हर महीने में एक बार पूर्णमासी की रात को होती है। उस रस्म के बाद शावक कहीं भी जाने के लिए आजाद होते हैं। लेकिन जब तक वे अपना पहला शिकार न मार लें तब तक कोई भी वयस्क भेड़िया यदि उन्हें मारता है तो उसे सजा मिलेगी। हत्यारे को पकड़े जाने पर मौत की सजा होती है और शायद ऐसा ही उचित भी है। भेड़ियों के पिता ने उस दिन का इंतजार किया जब उसके बच्चे थोड़ा बहुत दौड़ने लगे। उसके बाद वो मोगली, अन्य शावकों और उनकी मां को लेकर दल की सभा में गया। सभा एक पहाड़ी की चोटी पर होती थी। उस जगह पर बहुत सारे पत्थर और शिलाएं थीं जहां आसानी से सैकड़ों भेड़िए छुप सकते थे। वहां पर दल का नेता, जिसका नाम अकेला था, बड़ी शान से अपने आसन पर पसरा हुआ था। उसके पास विभिन्न आकार और प्रकार के लगभग 40 भेड़िए बैठे थे। उनमें कुछ धूसर रंग के अनुभवी भेड़िए थे जो अकेले ही एक हिरण को मारने की क्षमता रखते थे। कुछ 3 साल के काले रंग वाले युवा भेड़िए थे जो ऐसा करने का दम्भ भरते थे।
अकेला पिछले 1 साल से उनका नेतृत्व कर रहा था और वो इस काम को अच्छे ढंग से निभा रहा था। वो जब जवान था तो एक बार किसी शिकारी के फंदे में फंस चुका था, इसलिए उसे मनुष्यों के रीति रिवाजों की अच्छी समझ थी। उस पहाड़ी पर हल्की फुल्की कानाफूसी ही चल रही थी, अन्यथा सन्नाटा ही था। छोटे छोटे शावक बीच में एक दूसरे पर उलट पुलट रहे थे क्योंकि उनके चारों ओर उनकी माँओं ने सुरक्षा का घेरा बना रखा था। कभी कभी कोई वयस्क भेड़िया दबे पांव किसी शावक के पास जाकर उसका निरीक्षण करता था और दबे पांव वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाता था। कभी कभी कोई माँ अपने शावक को दूर ले जाकर चांदनी में देख लेती थी, शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी ने उसे नुकसान न पहुंचा दिया हो। अकेला अपनी जगह पर बैठे बैठे आवाज लगाता था, जंगल के कानून को मानो और मजे करो। जवाब में शावकों की माएं दोहराती थीं, जंगल के कानून को मानो और मजे करो। आखिरकार वह वक्त आ गया जिसका भेड़िए के परिवार को बेसब्री से इंतजार था। भेड़िए की माँ के रोंगटे खड़े हो रहे थे। भेड़िए के पिता ने उस झुंड के बीच में मोगली को प्रस्तुत किया। मोगली बीच में इन सब से बेखबर बैठा हुआ था। वो कंकरों से खेल रहा था जो चांदनी में मनकों की तरह चमक रहे थे। अकेला अपना सिर झुकाए स्थिर बैठा था, जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। वो सिर्फ एक ही रट लगाए पड़ा था, मजे करो। तभी चट्टानों के पीछे से एक दबी सी गुर्राहट आई। ये शेर खान की आवाज थी, यह मनुष्य का बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो। आजाद जानवरों का मनुष्य के बच्चे से क्या काम? इस पर भी अकेला के कान तक नहीं फड़के। उसने केवल इतना कहा, मेरे साथी भेड़ियों, मजे करो। हम आजाद भेड़िए हैं जो हमारे सिवा और किसी का आदेश नहीं मानते। हर ओर भेड़ियों के गुर्राने से कोलाहल सा मच गया, जैसे सब आपस में मंत्रणा कर रहे हों। तभी एक 4 साल के युवा भेड़िए ने शेर खान का प्रश्न दोहराया, आजाद जानवरों का मनुष्य के बच्चे से क्या काम? जंगल का कानून ये कहता है कि यदि दल में कोई किसी शावक पर अधिकार की बात का विरोध करता है तो उसे कम से कम 2 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। वे दोनों सदस्य उस शावक के माता पिता को छोड़कर कोई भी हो सकता है। अकेला ने जोर से कहा, इस शावक की तरफ से कौन बोलेगा? इन आजाद भेड़ियों में इस शावक की तरफ से कौन बोलेगा? उसके सवाल का भीड़ में से कोई जवाब नहीं आया। भेड़िए की माँ तब तक उस लड़ाई के लिए तैयार हो रही थी जो शायद उसकी आखिरी लड़ाई होती। तभी वहां पर बलू भालू आया। बलू इकलौता प्राणी था जो भेड़िया नहीं होने के बावजूद उस सभा में बोलने का हक रखता था। बलू हमेशा सुस्त दिखता था। वह भेड़िए के बच्चों को जंगल के तौर तरीके सिखाता था। उसे कहीं भी आने जाने की आजादी थी क्योंकि वो केवल कंदमूल और शहद खाता था। बलू अपने पिछले पैरों पर बैठ की रट लगा रखी है। मैं उसकी तरफ से बोलूंगा। आदमी के बच्चे से क्या नुकसान हो सकता है? मैं शब्दों का धनी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा कड़वा सच बोलता हूँ। उसे दल के साथ ही रहने दो, अन्य शावकों की तरह। मैं खुद उसे हर बात सिखाऊंगा। अकेला ने कहा, बलू, जो हमारे बच्चों का टीचर है, ने इस बच्चे की ओर से बोला है। लेकिन हमें एक और वोट चाहिए। बलू के अलावा और कोई है जो इस बात पर राजी है? तभी उन सबके बीच एक काली सी छाया कौन थी? ये बघईरा नाम का काला तेंदुआ था। बघईरा का शरीर स्याही की तरह काला था, लेकिन कुछ खास किस्म की रोशनी में उसके शरीर के चित्तीदार धब्बे ऐसे लगते थे जैसे रेशमी कपड़े पर पानी की बूंदें चमकती हों। बघईरा को हर कोई जानता था। कोई भी उसके रास्ते में आने से बचता था क्योंकि वह तबाकी की तरह धूर्त, जंगली भैंसे की तरह हिम्मत वाला और किसी मदमस्त हाथी की तरह खतरनाक था। लेकिन उसकी आवाज शहद से भी मीठी और उसकी त्वचा रेशम से भी मुलायम थी। बघईरा ने कहा, हे आजाद भेड़ियों के सरदार, वैसे तो मुझे तुम्हारी बातों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जंगल का कानून कहता है कि जब किसी शावक पर अधिकार की बात आती है तो उसकी जिंदगी के लिए कोई कीमत अदा की जा सकती है। उस कीमत को कौन चुकाएगा, इस पर भी कानून के हिसाब से कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी जानवर चाहे तो उसकी कीमत दे सकता है। युवा भेड़िए जो हमेशा कुछ ज्यादा ही अधीर रहते थे, एक ही सुर में बोल उठे, बघईरा सही कह रहा है।
इस शावक को खरीदा जा सकता है, ऐसा कानून में है। बघैरा ने कहा, चूंकि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी कई भेड़ियों की आवाजें एक साथ आईं, कोई बात नहीं, बोलो। बघैरा ने कहा, किसी निहत्थे शावक को मारना शर्म की बात है। सोचो, जब वो बड़ा होगा तो शायद वो तुम्हारे लिए अच्छा शिकार साबित होगा। बलू ने पहले ही इस पर उचित कहा है। मैं इसके बदले में एक ताज़ा मारा हुआ हृष्ट पुष्ट भैंसा देने को तैयार हूँ। उसे मैंने अभी अभी मारा है और पहाड़ी के पीछे रखा है। तब तो तुम आसानी से इस बच्चे को अपने दल में रख पाओगे। सभी भेड़ियों में मंत्रणा शुरू हो गई। सही कहा। अरे ये तो सर्दी की बारिश से ही मर जाएगा। तेज धूप इसे जला देगी। ये तो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसे दल में शामिल कर लेना चाहिए। बघैरा, जाओ भैंसे को ले आओ। तभी अकेला की गंभीर वाणी गूंजी, मेरे साथी भेड़ियों, मजे करो। मोगली इन सब बातों से बेखबर था। वह तो कंकरों के साथ खेलने में व्यस्त था। इस बीच कई भेड़िए आए होंगे और उसे सूंघ कर चले गए होंगे। आखिर में सभी भेड़िए ताज़ा मारे गए भैंसे को खोजने पहाड़ी के पीछे चले गए। वहां पर अब केवल अकेला, बघैरा, बलू और मोगली का नया परिवार रह गया था। दूर कहीं से रात के अंधेरे को चीरती हुई शेर खान की दहाड़ सुनाई दे रही थी, जैसे वो मोगली को ना पाने का शौक के अंदाज में कहा, जी भर कर जश्न मना लो। क्या पता जब ये बच्चा बड़ा होगा तो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगा। मुझे मनुष्यों के बारे में बहुत कुछ पता है। अकेला ने कहा, तुमने बहुत अच्छे तरीके से हमारी मदद की। मनुष्य बड़े बुद्धिमान होते हैं। ये जब बड़ा होगा तो हमारी ताकत ही बनेगा। बघैरा ने कहा, हाँ अब तुम भी बूढ़े हो रहे हो। एक न एक दिन तुम्हारे दल को नए सरदार की जरूरत पड़ेगी। अकेला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उस नियति के बारे में सोचने लगा जब कोई सरदार बूढ़ा और कमजोर हो जाता है। एक ऐसा समय भी आता है जब उसके अपने ही दल के भेड़िए उसे मार डालते हैं ताकि एक नया सरदार दल की कमान संभाल सके। यही जंगल का कानून है जो सदियों से चलता आ रहा है। कोई भी इसे बदल नहीं सकता। इसे ले जाओ और इसे पूरी तरह से प्रशिक्षण देकर एक काबिल भेड़िया बना दो, भेड़िए के पिता ने कहा। इस प्रकार से बलू की सलाह और एक मरे हुए भैंसे की बदौलत मोगली सियोनी के भेड़ियों के दल का एक अभिन्न अंग हो गया। इसके बाद मोगली की रोमांचक जिंदगी शुरू हो गई और शायद 10-11 साल बीत गए। आप मोगली के जीवन के उस रोमांचक दौर की तरह तरह की कल्पनाएं कर सकते हैं। यदि हर बात को लिखा जाए तो कई किताबें भर जाएंगी, इसलिए हम थोड़ा संक्षेप से ही काम चला लेंगे। वह भेड़ियों के शावकों के साथ ही बड़ा हो रहा था। ये बात और थी कि जब तक वे शावक वयस्क भेड़िए बन चुके थे तब तक मोगली एक बच्चा ही था। उसके नए पिता ने उसे जंगल की हर कायदे कानून से परिचित हो चुका था। वह घास की बारीक से बारीक सरसराहट को पहचानता था। वह रात की एक एक हरकत को समझने लगा था। उल्लू के प्रत्येक सुर की जानकारी उसे हो चुकी थी। जब कोई चमगादड़ किसी डाल पर खरोंच मार रहा होता था तो मोगली उस आवाज को भी पकड़ लेता था। वह हर छोटी से छोटी मछली के तालाब में छलांग लगाने के तरीके को उतनी ही बारीकी से समझता था जैसे वर्षों से ऑफिस जाने वाला क्लर्क अपनी फाइलों को समझता है। जब भी उसे अपनी ट्रेनिंग से फुर्सत मिलती थी तो वह धूप सेंकने का मजा लेता और कुछ खाकर वहीं सो जाता था। जब भी उसका मन करता वो जंगल के तालाब में डुबकियां लगाता था। जब भी उसे शहद चखने की इच्छा होती वो झट से किसी पेड़ पर चढ़ जाता था ताकि मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंच सके। बघैरा ने उसे पेड़ पर चढ़ने की अच्छी ट्रेनिंग दी थी। बलू से उसे पता चला था कि कंद मूल और शहद भी उतने ही स्वादिष्ट होते हैं जितना कि ताजे शिकार का मांस। शुरू में जब बघैरा उसे पेड़ पर चढ़ना सिखा रहा था तो वह किसी स्लॉथ की तरह डाल पर चिपक कर चलता था, लेकिन जल्दी ही वह बड़े आराम से एक डाल से दूसरी डाल पर कूद लेता था। पेड़ों पर चढ़ने की उसकी दक्षता देखकर तो कोई बंदर भी शर्मा जाए। उसने भेड़ियों की सभा में भी अपनी एक खास पहचान बना ली थी।
वहीं पर मोगली ने ये सीखा था कि यदि किसी भेड़िए की आंखों में आंखें डालकर देर तक देखा जाए तो थोड़ी देर में भेड़िया अपनी आंखें नीची कर लेता है। अक्सर वो मजा लेने के लिए भेड़ियों की आंखों में आंखें डालकर यह खेल खेलता था। कभी कभी वो अपने साथी भेड़ियों के पंजों से कांटे भी निकाल देता था। आपको पता ही होगा कि जब किसी भेड़िए के पंजे में कांटा चुभ जाता है तो इससे असहनीय पीड़ा होती है। कभी कभी रात को वो पहाड़ी के नीचे के खेतों में जाया करता था और बड़े कौतूहल से झोपड़ी में रहने वाले लोगों को देखता था, लेकिन उसे इंसानों पर भरोसा नहीं था। एक बार बघैरा ने उसे एक बड़ा सा बक्सा दिखाया था जिसमें अपने आप गिरकर बंद होने वाला दरवाजा लगा हुआ था। वह बक्सा बड़ी ही बखूबी से झाड़ियों में छुपाया गया था। बघैरा ने बताया था कि कैसे इंसान उस बक्से में किसी शेर या बाघ तक को फंसा लेते हैं। उसे बघैरा के साथ घने अंधेरे जंगल में जाना बहुत पसंद था। वह पूरे दिन बघैरा के साथ सोना पसंद करता था। रात में जब बघैरा बड़ी सफाई के साथ कोई शिकार पकड़ता था तो इसे देखकर मोगली बहुत खुश होता था। मोगली को भी शिकार करने में बड़ा मजा आता था, लेकिन जब वो थोड़ा समझदार हो गया तो बघैरा ने उसे बताया था कि कभी भी किसी मवेशी का शिकार नहीं करने लाने के लिए एक भैंसे की कीमत देनी पड़ी थी। बघैरा ने कहा था, ये पूरा जंगल तुम्हारा है। तुम हर उस जानवर का शिकार कर सकते हो जिसे मारने की शक्ति तुम में है, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें पाने के लिए हमने एक भैंसे को मारा था, इसलिए तुम कभी भी किसी मवेशी को नहीं मारोगे। मोगली ने बड़े लगन से इस बात का पालन किया था। वो उस स्वच्छंद लड़के की तरह सब कुछ सीख रहा था जिस पर हर कुछ सीखने के लिए कोई दबाव न हो। वैसा लड़का जिसे भोजन के अलावा दीन दुनिया की कोई परवाह न हो। उसकी मां रक्षा ने उसे एक आध बार बताया था कि शेर खान भरोसा करने लायक नहीं है। उसने ये भी कहा था कि वो एक न एक दिन शेर खान को जरूर मारे। यदि कोई युवा भेड़िया होता तो इस बात को गांठ बांध लेता, लेकिन मोगली तो अभी छोटा बालक ही था। ये अलग बात है कि भेड़ियों के संग पलने बढ़ने के कारण वो अपने आप को भेड़िया ही समझता था। अकेला अब बूढ़ा होने लगा था। उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर वो लंगड़ा बाघ उस दल के युवा भेड़ियों से दोस्ती करने लगा था। वे भेड़िए बाघ का जूठन खाने के लालच में शेर खान के आगे पीछे घूमते थे। यदि अकेला पहले की तरह शक्तिशाली होता तो इस बात की कतई अनुमति नहीं देता, लेकिन वो कुंठित होकर इन बातों को झेल रहा था। शेर खान उन भेड़ियों पर जूठन फेंकता और अक्सर कहा करता था कि वे किस तरह से एक बूढ़े भेड़िए और एक मनुष्य के बच्चे के पीछे दुम दबाकर चलते हैं। शेर खान उनसे ये भी पूछता था, मैंने सुना है कि तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उस मनुष्य के बच्चे की आंखों में आंखें डालकर देख सको। धिक्कार है तुम्हारे भेड़िए होने पर। ऐसा सुनकर बेचारे युवा भेड़िए खिसियानी हंसी हंस कर रह जाते थे। इस तरह से मोगली का अक्सर शेर खान से आमना सामना हो जाता था। बघैरा इन नई घटनाओं से वाकिफ था। एक आध बार उसने मोगली को सावधान भी किया था, इशारों इशारों में उसे आगाह भी किया था कि शेर खान उसे मारने की फिराक में है। मोगली उसकी बात सुनकर हंसकर कहता, मुझे किस बात का डर है? मेरे साथ मेरा पूरा दल है। मेरे साथ तुम हो और बलू है। बलू थोड़ा मोटा और आलसी है, लेकिन वो एक ही थप्पड़ में किसी का काम तमाम कर सकता है। वो एक तपती दोपहरी थी जब बघैरा के मन में हुआ कि मोगली से सीधी बात की जाए। उसे हाल ही में एक की साही मिला था जो शेर खान की मंशा के बारे में कुछ कह रहा था। बघैरा घने जंगल में बैठा था और मोगली उसकी चमकदार खाल वाली पीठ पर लेटा हुआ आसमान को घूर रहा था। बघैरा ने कहा, मेरे प्यारे छोटू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि शेर खान तुम्हारा दुश्मन है? मोगली ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, उतनी ही बार जितने खजूर इस पेड़ पर लटके हैं। अरे जाने भी दो, मुझे सोने दो। शेर खान एक लंबी दुम और लंबी जुबान के अलावा कुछ भी नहीं है। वो वैसे ही डींगे मारता है जैसे कि जाग जाओ। बलू को भी इसके बारे में पता है। पूरा दल इसके बारे में जानता है। यहाँ तक कि वो मूर्ख हिरण भी यह जानता है। तबाकी ने भी मुझे बताया था। मोगली ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, एक दिन तबाकी भी मेरे पास लंबी चौड़ी फेंक रहा था।
वो कह रहा था कि मैं इंसान का बच्चा हूँ और इतना कमजोर हूँ कि एक चूहा भी नहीं मार सकता। मैंने उसकी दुम से पकड़ा और उसे हवा में हिलाकर इसी खजूर के पेड़ से जोर से दे मारा। उम्मीद है उसे सही सबक मिल गई होगी। अरे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तबाकी थोड़ी शरारत जरूर करता है, लेकिन उससे तुम्हें अहम जानकारी मिल सकती थी। अरे भैया, अपने कान और आंख खुली रखो। शेर खान में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें इस जंगल में मारने की कोशिश करे। लेकिन यह मत भूलो कि अकेला बूढ़ा हो रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो एक छौना भी नहीं मार पाएगा। तब उसे सरदार के पद से हटना होगा। कई अन्य भेड़िए जिन्होंने शुरू में तुम्हारी हिफाजत की थी वे भी बूढ़े हो जाएंगे। जो युवा भेड़िए हैं वे शेर खान की बातों में आ गए हैं और समझते हैं कि इंसान के बच्चे को दल में नहीं रहना चाहिए। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर इंसानों के साथ रहो। मोगली ने जवाब दिया, वो आदमी ही क्या जो अपने भाइयों को छोड़कर चला जाए। मैं इसी जंगल में पैदा हुआ हूँ और बड़ा हुआ हूँ। शायद ही कोई भेड़िया होगा जिसके पांव से मैंने कांटे नहीं निकाले होंगे। वे सभी मेरे भाई ही तो हैं, और मैंने हमेशा जंगल के कानून का पालन किया है। बघीरा ने अपने शरीर को पूरी लंबाई में फैला लिया और आंखें आधी मूंद ली। उसने कहा, जरा मेरी दाढ़ी के नीचे हाथ लगाकर देखना। जब मोगली ने बघीरा की दाढ़ी के अंदर हाथ फेरा तो वहां उसने पाया कि एक जगह पर बाल बिल्कुल भी नहीं थे। जंगल में कोई नहीं जानता है कि मेरे शरीर पर यह निशान है। पता है, यह निशान चमड़े के मजबूत मोटे पट्टे से बना है। इस तरह के पट्टे से इंसान जंगली जानवरों को अपने कब्जे में कर लेता है। मेरा जन्म इंसानों के बीच हुआ था। वहीं पर एक पिंजरे में मेरी माँ की मौत हुई थी। उसे उदयपुर के राजा के महल में रखा गया था। इसी की वजह से मैंने तुम्हें दल में शामिल करवाने के लिए उचित कीमत दी थी। मैंने कभी भी जंगल को नहीं देखा था। लोग मुझे पिंजरे में बंद रखते थे। वहाँ मुझे भरपूर खाना मिलता था लेकिन आज़ादी नहीं थी। लेकिन मुझे लगता था कि किसी भी स्वाभिमानी तेंदुए को इंसान के हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहिए। एक दिन मौका पाकर मैंने पिंजरे को तोड़ दिया और वहाँ से भाग लिया। चूंकि मैंने इंसानों के तौर तरीके सीखे थे इसलिए इस जंगल में मैं शेर खान से भी अधिक खतरनाक साबित हुआ। मोगली ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा ही कहते हो? मोगली को छोड़कर सारा जंगल बघीरा से डरता है। बघीरा ने बड़े प्यार से मोगली को सहलाते हुए कहा, जिस तरह से मैं अपने जंगल में चला आया उसी तरह से तुम्हें भी इंसानों के बीच जाना चाहिए। आखिरकार तुम एक मनुष्य के बच्चे हो। इसके पहले कि कोई तुम्हें भेड़ियों की सभा में मार डाले, तुम्हें अपने भाई बंधुओं के बीच चले जाना चाहिए। मोगली ने पूछा, लेकिन कोई मुझे मारना क्यों चाहेगा? बघीरा ने कहा, मेरी आंखों में देखो। इस पर मोगली बघीरा की आंखों में देखने लगा। थोड़ी ही देर में बघीरा ने अपनी आंखें दूसरी तरफ मोड़ ली। बघीरा बेचैनी से पत्तियों में अपना पंजा फिराते हुए बोला, यही असली कारण है। मैं तो मनुष्यों में पला बड़ा हूँ, फिर भी तुम्हारी आंखों से आंखें नहीं मिला पाता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन दूसरे जानवरों को ये बात कतई पसंद नहीं कि वे तुमसे आंखें नहीं मिला पाते हैं। तुम तो एक इंसान होने के नाते बहुत समझदार हो। तुम्हारी इंसानियत के कारण ही तुमने कई भेड़ियों के पैर से कांटे निकाले हैं। मोगली उदास हो गया और उसकी भौहें तन गईं। उसने ठंडी सांसें छोड़ते हुए कहा, ये सब मुझे नहीं पता है। बघीरा और गंभीर हो गया और बोला, अरे जंगल का कानून तो यही कहता है कि जैसे ही मौका आए सामने वाले पर टूट पड़ो और उसकी जान ले लो। वे नासमझ केवल इतना जानते हैं कि तुम एक मनुष्य हो, लेकिन तुम तो समझदार हो। मेरा दिल कहता है जैसे जैसे अकेला शिकार पकड़ने में असमर्थ होता जाएगा पूरा दल उसके और तुम्हारे खिलाफ होते जाएंगे। फिर वे उसी पहाड़ी पर एक सभा करेंगे और अपना निर्णय सुनाएंगे। अचानक बघीरा बोलते बोलते रुक गया और उठकर खड़ा हो गया। मुझे एक उपाय सूझा है। तुम जल्दी से नीचे घाटी में जाओ और किसी मनुष्य की झोपड़ी से वो लाल फूल लेकर आओ जो हर इंसान अपने घर में उगाता है। जब समय आएगा तो वही लाल फूल तुम्हारा असली दोस्त साबित होगा। वह मुझसे, बघीरा से और दल में तुम्हारे कुछ चुनिंदा साथियों से भी बेहतर काम आएगा।
जाओ जल्दी जाकर उस लाल फूल को ले आओ। बघैरा जिसे लाल फूल कहता था वो दरअसल में आग थी। कोई भी जानवर आग को उसके सही नाम से नहीं बुलाता था। हर जानवर आग से बहुत डरता है और उसका वर्णन करने के लिए तरह तरह के शब्द गढ़ता है। मोगली ने कहा, अच्छा तुम उस लाल फूल की बात कर रहे हो जो शाम से ही हर इंसान की झोपड़ी के बाहर उगने लगता है। मैं उसे आसानी से ले आऊंगा। बघैरा ने गर्व से कहा, ये हुई ना मनुष्यों वाली बात। याद रखना वे उसे छोटे बर्तनों में उगाते हैं। जल्दी से उसे ले आओ और वक्त जरूरत के लिए अपने पास रखना। मोगली ने कहा, अच्छी बात है, मैं अभी जाता हूँ और उस लाल फूल को लेकर आता हूँ। तुम कितने अच्छे हो मेरे बघैरा। कहते कहते मोगली बघैरा के गले में बाहें डालकर झूलने लगा और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांककर बोला, तुम्हें पक्का यकीन है कि यह सब शेर खान टूटे हुए पिंजरे की कसम खाता हूँ जिससे मैं आजाद हुआ था। उस भैंसे की सौगंध जिसने मेरे लिए अपनी जान दी थी, मैं उस शेर खान से पूरा हिसाब चुकता करूंगा। ऐसा कहकर मोगली वहां से झटपट भाग लिया। बघैरा मन ही मन बातें कर रहा था, बिल्कुल इंसानों जैसा है ये। इंसान ही तो है। अब तो शेर खान पहले जैसा जवान भी नहीं रहा जैसा वो जब मोगली यहाँ आया था तब था। ये तो शेर खान को जरूर सबक सिखाएगा। मोगली जंगल में बहुत दूर की दौड़ लगा चुका था। उसका दिल अंदर तक दुखी था। शाम का कोहरा पहाड़ियों को ढक रहा था। वह गुफा तक आया, एक गहरी सांस ली और नीचे घाटी की ओर देखा। उसकी माँ रक्षा उसकी हालत देखकर समझ गई कि कोई न कोई चीज उसे परेशान कर रही है। उसने पूछा, क्या बात है बेटे? कुछ नहीं माँ, बस कुछ चमगादड़ शेर खान के बारे में बातें कर रहे थे। मैं आज नीचे खेतों में शिकार करने जाऊंगा। ऐसा कहकर मोगली झाड़ियों को पार करता हुआ घाटी में नदी की ओर भागा। वहां उसने देखा कि उसके दल के भेड़िए शिकार कर रहे थे। फिर उसने किसी घायल सांभर की आवाज सुनी और फिर सांभर के बचकर भागने से किसी के झल्लाने की आवाज सुनी। उसके बाद उसे कुछ युवा भेड़ियों की व्यंग्यभरी आवाज सुनाई दी, अकेला, जाओ अपनी ताकत दिखाओ। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो नए सरदार के लिए जगह खाली कर दो। तभी मोगली को अकेला के दांत टूटने की आवाज आई और फिर उसके कराहने की, क्योंकि उस सांभर ने अकेला को जोर से लथाड़ मारी थी। मोगली ने फिर और इंतजार नहीं किया और खेतों की ओर भागा। उसके पीछे अकेला के कराहने की आवाज धीमी होती चली गई। मोगली पुआल के एक ढेर के पीछे छुपा हुआ सोच रहा था, बघैरा सच ही कह रहा था। शायद कल ही अकेला और मेरी परीक्षा की घड़ी होगी। उसके बाद उसने खिड़की में से चूल्हे पर जल रही आग को गौर से देखा। वह पूरी रात ये देखने की कोशिश करता रहा कि इंसान आग को जिंदा कैसे रखते हैं। उसने देखा कि एक औरत बीच बीच में आकर आग को काले काले ढेले खाने को देती थी। जब सुबह हुई तो घना कोहरा छाया हुआ था। मोगली ने देखा कि एक बच्चे के हाथ में एक बर्तन था जिस पर अंदर से मिट्टी का लेप लगा हुआ था। उस बच्चे ने बर्तन में जलते हुए कोयले डाले और फिर उस बर्तन को अपने कंबल के अंदर रख लिया। फिर वह बच्चा गायों को लेकर चराने के लिए निकल गया। मोगली अपने आप से बोला, बस इतना ही। जब एक छोटा बच्चा ऐसा कर सकता है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो आगे मोड़ तक गया, उस बच्चे के पास आया और आग वाले बर्तन को उससे छीनकर कोहरे में गायब हो गया। बच्चा बेचारा डर के मार रहा था, जैसा कि उसने उस औरत को करते देखा था। वो अपने आप में बड़बड़ा रहा था, वे तो मेरी ही तरह दिखते हैं। इस चीज को यदि कुछ खाने को नहीं दूंगा तो यह मर जाएगी। मोगली ने कुछ सूखी लकड़ियां और सूखे पत्ते उस बर्तन में डाल दिए। रास्ते में उसे बघैरा मिला। बघैरा की खाल पर ओस की बूंदें ऐसे लग रही थीं जैसी जवाहरात जड़े हुए हों। बघैरा ने मोगली को देखते ही कहा, अकेला फिर असफल हो गया। वे तो उसे रात में ही मार डालते, लेकिन उन्हें तुम्हारा भी इंतजार था। वे वहां पहाड़ियों पर तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं खेतों की ओर गया था। मैं तैयार हूँ, मोगली ने अंगीठी दिखाते हुए कहा। बहुत बढ़िया, मैंने इंसानों को देखा है इसमें सूखी डाल को डालते हुए। उसके बाद उस डाल के ऊपर ये लाल फूल खिल जाता है। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, मैं क्यों डरूं?
यदि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि जब मैं भेड़िया नहीं था तो मैं इसी लाल फूल के पास सोता था। इससे गर्मी मिलती थी और सुकून मिलता था। पूरे दिन मोगली अपनी गुफा में बैठा रहा और अंगीठी की आग को जिंदा रखने का प्रयास करता रहा। वो सूखी डालियों को अंगीठी में डालकर देखता था कि वे कैसी दिखती हैं। आखिरकार एक डाली उसे मिल ही गई जिससे उसका काम हो जाए। शाम में तबाकी उसके पास आया, बड़े ही रूखे अंदाज में बताया कि सभा में उसे बुलाया गया है। तबाकी की बात सुनकर मोगली जोर से हंसा और तब तक हंसता रहा जब तक तबाकी वहां से चला नहीं गया। उसके बाद मोगली सभा की ओर चल पड़ा। वो अभी भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। अकेला उस शिला के किनारे बैठा था। इसका मतलब था कि सरदार की कुर्सी खाली है और कोई सक्षम भेड़िया उस पर अपना दावा कर सकता है। शेर खान अपने जूठन पर पलने वाले भेड़ियों के साथ था। वे उसकी चाटुकारिता कर रहे थे। बघीरा मोगली की बगल में बैठा था। मोगली ने उस अंगीठी को अपने घुटनों के बीच रखा हुआ था। जब सभी इकट्ठा हो गए तो शेर खान ने बोलना शुरू किया। जब अकेला की ताकत अपने चरम पर होती थी तो शेर खान की हिम्मत नहीं थी कि उनकी सभा में चू शब्द भी बोले। बघीरा ने उसे बीच में ही टोका, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम तो बिल्ली के बच्चों से भी डरपोक हो। मोगली उछलकर खड़ा हो गया और जोर से बोला, ओ आजाद भेड़ियों, क्या ये शेर खान हमारे दल का नेता है? भेड़ियों के झुंड में बाघ का क्या काम? शेर खान ने अपनी बात शुरू की, सरदार का पद खाली है और मुझसे बोलने के लिए कहा है। मोगली ने फिर से टोका, किसने तुमसे बोलने को कहा? क्या हम लोग सियार हैं जो इस मवेशीखोर की बातों में आ जाएं? दल का नेता तो दल के सदस्य में से ही चिल्लाने की आवाज आई, चुप हो जाओ, ओ इंसान के बच्चे, उसे बोलने दो। उसने जंगल के कानून का पालन किया है। आखिर में दल के वरिष्ठ सदस्यों ने आवाज लगाई, अब इस मरे हुए भेड़िए को बोलने दो। जब कोई सरदार शिकार पकड़ने में फेल कर जाता है तो उसे तब तक मरा हुआ भेड़िया कहा जाता है जब तक कि वह जिंदा रहता है। हालांकि वह ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाता है। अकेला ने धीरे से अपना सिर उठाया और बोलना शुरू किया, मेरे आजाद भेड़ियों और शेर खान के सियारों, मैंने 12 ऋतुओं तक तुम लोगों का नेतृत्व किया है। इस लंबे समय में तुम में से कोई भी बुरी तरह घायल नहीं हुआ या किसी फंदे में नहीं फंसा। इस बार मैं अपना शिकार पकड़ने में फेल हो गया। तुम्हें पता है कि इसकी साजिश कैसे रची गई थी? तुम लोगों ने किस तरह से मुझे एक अनजान हिरण के पास धकेल दिया ताकि मेरी कमजोरी जग जाहिर हो जाए। ये सब बड़ी चतुराई से किया गया। तुम्हें पूरा हक है मुझे इस शिला पर ही मार डालने का। इसलिए मैं पूछता हूँ कि इस अकेले भेड़िए को खत्म करने के लिए कौन आगे आएगा? सबको पता है कि जंगल का कानून कहता है मुझे मारने के लिए किसी को भी अकेले ही आना होगा। चारों तरफ खामोशी छा गई। कोई भी भेड़िया इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि अकेला का वध कर सके। तभी शेर खान गरजा, क्या बात है? अरे, हमें इस कमजोर हो चुके भेड़िए से क्या काम? ये तो अपने आप ही मर जाएगा। हमें तो उस इंसान के बच्चे की चिंता करनी चाहिए जो अभी वर्षों तक जीवित रहेगा। वो आजाद भेड़ियों, वह तो शुरू से मेरा शिकार था। उसे मेरे हवाले कर दो। मैं ऐसे भी इंसानों से परेशान हो चुका हूँ। उसने 10 सालों से इस जंगल को परेशान कर रखा है। इस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं हमेशा इसी जंगल में शिकार करूंगा और तुम्हें एक हड्डी भी नहीं लेने दूंगा। वो एक इंसान है, इंसान का बच्चा है। मेरा एक एक रोया इससे घृणा करता है। फिर तो उस दल के आधे से ज्यादा सदस्य चिल्लाने लगे, इंसान का बच्चा, इंसान का बच्चा, इसका यहाँ क्या काम? इसको वापस गांव तक खदेड़ दो। शेर खान कहा, और ऐसा करके पूरे गांव से दुश्मनी मोल ले लो। तुम सारे मूर्ख हो, इसे मेरे हवाले कर दो। यह एक इंसान है। हम में से कोई भी इसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं रखता। अकेला ने फिर से अपना सिर उठाया और बोला, नहीं, उसने हमारे साथ भोजन किया है और हमारे साथ सोया है। उसने हमारे लिए शिकार को दौड़ाकर घेरा है। उसने आज तक जंगल का कोई कानून नहीं धीर और गंभीर वाणी में बोला,
ये मत भूलो कि मैंने उसे दल में शामिल करवाने के लिए एक भैंसा दिया था। उस भैंसे की कीमत कुछ भी ना हो, लेकिन बघीरा की इज्जत अनमोल है। मोगली इस इज्जत की रखवाली के लिए तुम्हारा सामना जरूर करेगा। झुंड में से आवाज आई, 10 साल पहले मरे हुए भैंसे का राग कब तक आलापते रहोगे? अब तो उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी। अब गुस्से में बघीरा के पैने दांत बाहर आ रहे थे। उसने कहा, तुम्हें अपना वचन निभाना होगा, इसी कारण तो तुम आजाद भेड़िए के नाम से मशहूर हो। इस पर शेर खान ने कहा, एक इंसान का बच्चा जंगल के प्राणियों के साथ नहीं रह सकता है, इसे मुझे दे दो। अकेला ने बीच में दखल दिया, उसका भले हमसे खून का रिश्ता न हो, लेकिन है तो वह हमारा भाई ही। फिर भी तुम उसे मारना चाहते हो। मैंने कई बसंत देखे हैं, इसलिए अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि तुम में से कई जानवर ऐसे हैं जो मवेशियों का शिकार करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि जो शेर खान के आगे पीछे घूमते हैं वे तो रात के अंधेरे में जाकर गांव से बच्चे भी चुराते हैं। ये कायरता नहीं तो और क्या है? मुझे तो तुम जैसे कायरों से बात करने में भी शर्म आती है। ये तय है कि मेरा अंत निकट है। फिर भी यदि मेरे जीवन की कोई कीमत है तो मैं उसे इस बच्चे के बदले में तुम्हारे सुपुर्द करना चाहूंगा। सरदार के बगैर तुम तो अपने दल की प्रतिष्ठा भी भूल गए हो, लेकिन इस दल की इज्जत कायम रखने के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ कि यदि तुम इस बच्चे को यहाँ से जाने दोगे तो मैं अपनी आखिरी लड़ाई के समय तुम पर एक भी वार नहीं करूँगा। मैं बिना किसी प्रतिरोध के मरने को तैयार हो जाऊंगा। इससे कम से कम 3 जिंदगियां बच जाएंगी। इससे अधिक तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि तुम मेरी बात मानोगे तो इससे तुम एक घोर पाप से बच जाओगे। अपने किसी निर्दोष भाई को मारने से घोर पाप लगता है, खासकर वैसा भाई जिसे जंगल के कानून के हिसाब से उचित तरीके से दल में शामिल किया गया हो। झुंड में से कई आवाजें आ रही थीं, ये एक इंसान है, इंसान। कई भेड़िए अब शेर खान के इर्द गिर्द जमा हो रहे थे। शेर खान की दुम इधर उधर लहरा रही थी, जैसे वह भी शेर खान की तरह गुस्से में हो। स्थिति बिगड़ते देखकर बघीरा ने मोगली से कहा, समय आ गया है कि तुम सब कुछ अपने हाथ में ले लो। अब सीधी लड़ाई के अलावा और कोई खड़ा हो गया। आग वाली अंगीठी उसके हाथ में थी। उसने अपनी बाहें फैलाकर सभा की ओर मुंह करके ऐसे जम्भाई ली जैसे उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर से वह बहुत दुखी और क्रोधित था। वह अपने आप को एक भेड़िया ही समझता था और इस बात से दुखी था कि अन्य भेड़िए उससे इतनी घृणा करते थे। वह लगभग रोते हुए बोला, सुनो, तुम्हें इस गली के बिल्ले का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो मरते दम तक तुम्हारे जैसे ही भेड़िया रहना चाहता हूँ, लेकिन तुमने इतनी बार मेरे इंसान होने की बात को दोहराई है कि तुम्हारी बातें मुझे सच लगने लगी हैं। इसलिए अब मैं तुम्हें अपना भाई नहीं बुलाऊंगा, बल्कि समझूंगा कि तुम आवारा कुत्तों से अधिक कुछ भी नहीं हो। तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तुम्हारी सोच है, लेकिन मैं, एक इंसान का बच्चा, आज हिसाब बराबर ही कर दूंगा। मैंने गांव से वो लाल फूल लाया है जिससे तुम जैसे आवारा कुत्तों की रूह कांप जाती है। मोगली ने अंगीठी को जमीन पर फेंक दिया। कुछ जलते हुए अंगारों से वहां पर की सूखी झाड़ियों में आग लग गई। ये देखकर सभा में उपस्थित जानवर डरकर पीछे खिसकने लगे। अब मोगली ने एक सूखी डाल को आग में डाला और उसका एक सिरा जलने लगा। उसने जलती हुई लकड़ी उठाई और अपने सिर के चारों ओर घुमाने लगा। ऐसा देखकर सारे भेड़िए दुम दबाकर इधर उधर भागने लगे। बघीरा ने दबी जुबान में कहा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अकेला की जान बख्श देना। याद रहे कि वो तुम्हारा दोस्त है। आग की लपटों की चमक में मोगली का तांबई शरीर और गहरे रंग का दिख रहा था। उसके लंबे बाल हवा में लहराकर बड़ा ही रोमांचक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। आग की लपटों के थिरकने से हर जानवर की छाया भी थिरक रही थी, जैसे तालबद्ध नृत्य कर रही हो। अकेला भी डर के मारे याचना की दृष्टि से मोगली की तरफ देख रहा था। मोगली उन्हें घूर घूर के देखते हुए बोला, अब पता चला कि तुम डरपोक कुत्तों से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। अब मैं अपने लोगों के बीच चला जाऊंगा, यदि वाकई में वे मेरे अपने होंगे।
मुझे लगता है कि इस जंगल के दरवाजे मेरे लिए सदा के लिए बंद हो चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ बिताए हर पल को भूलने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि खून का रिश्ता न होने के बावजूद तुम सब मेरे भाई थे। इसलिए मैं यह वादा करता हूँ कि जब मैं सही मायने में इंसान बन जाऊंगा तब भी मैं अन्य इंसानों की तरह तुमसे धोखा नहीं करूंगा। देखकर शेर खान ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कान नीचे की ओर गिरे हुए थे। इस मवेशीखोर ने कहा था कि यह मुझे सभा में ही मार डालेगा, क्योंकि यह मुझे तब नहीं मार पाया था जब मैं छोटा बच्चा था। तुम्हें तो पता ही होगा कि इंसान पागल कुत्ते को किस तरह मारते हैं। तुमने जरा सी भी हरकत की तो मैं ये जलती हुई लकड़ी तुम्हारे गले में उतार दूंगा। ऐसा कहते कहते मोगली ने उस लकड़ी से शेर खान के सिर पर प्रहार किया। शेर खान डर के मारे बिलबिलाने लगा। ओ जंगली बिल्ले, यदि जान प्यारी है तो भाग जाओ, लेकिन याद रखना कि अगली बार जब कभी भी मैं इस सभा में आऊंगा तो अपने सिर पर शेर खान की खाल ओढ़कर आऊंगा, एक असली मर्द की तरह। इस बीच अकेला को उसकी मर्जी के अनुसार जीने का पूरा हक है। तुम में से कोई भी उसे कुछ नहीं करेगा क्योंकि यह मेरा आदेश है। अब तुम में से कोई भी यहाँ पर डींगे मारते हुए दिखना नहीं चाहिए। याद रहे कि तुम सब अब मेरे नियंत्रण में हो। मोगली के हाथ में ली हुई लकड़ी धू धू कर जल रही थी। मोगली उसे तेजी से हर दिशा में घुमा रहा था। भेड़ियों पर कुछ चिंगारियां उड़कर पड़ रही थीं। वे डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। आखिर में वहां पर केवल अकेला, बघैरा और मोगली के समर्थन वाले 10 भेड़िए बचे थे। सब कुछ शांत हो चुका था। मोगली को अंदर ही अंदर से कोई पीड़ा खाए जा रही थी। ऐसी असहनीय पीड़ा उसे कभी नहीं हुई थी। वह बैठ गया था और धीरे धीरे सुबक रहा था। आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। ये क्या हो रहा है? मैं इस जंगल को छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। लगता है कि जंगल को छोड़ने से अच्छा होता कि मेरी मौत आ जाती। बघैरा ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, तुम घबराओ नहीं। तुम्हारे आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम सचमुच में एक इंसान हो, क्योंकि इंसान ही तो आंसू बहा पाते हैं। भूल जाओ इस जंगल को। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। ये इसी काबिल हैं कि आपस में लड़कर मर जाएं। जाओ, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मोगली वहां बैठकर काफी देर तक रोया। उसके बाद उसका मन हल्का लग रहा था। फिर वह उठा और बोला, अब मैं अपने लोगों के बीच चला जाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं अपनी माँ से विदा लेना चाहता हूँ। मोगली अपनी गुफा में गया और अपने भेड़िए माँ बाप से मिला। वो उनके गले लगकर काफी देर तक रोता रहा। उसके भाई भी साथ में रोते रहे। मोगली ने कहा, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? उसके भाइयों ने कहा, हम तुम्हें तब तक नहीं भूलेंगे जब तक हमारी सूंघने की शक्ति जिंदा रहेगी। तुम रोज घाटी में आना, हम वहीं तुमसे मिलने आया करेंगे। रात होने पर हम तुम्हारे साथ खेतों में खेलने आएंगे। भेड़िए के पिता ने कहा, इसके पहले कि मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो जाएं, हमसे मिलने जरूर आना मेरे बच्चे। भेड़िए की माँ ने कहा, मेरा दिल ही जानता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार किया है। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं जब भी आऊंगा तो मेरे साथ शेर खान की खाल होगी जिसे मैं सभा वाली शिला पर बिछाऊंगा। मुझे भूल मत जाना। इस जंगल से भी कहना कि मुझे भूल न जाए। सुबह होने ही वाली थी। मोगली अकेला ही पहाड़ियों से नीचे घाटी में निकल पड़ा था। वो उन अजीब से प्राणियों से मिलने जा रहा था जिन्हें सब इंसान कहते हैं।